नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड, ठीक है, न्यूट्रल जो भी थे, लास्ट लेक्चर में हुआ था ना अपना, ठीक है। मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि कोई भी जब तुम लोग ये पढ़ते हो, कोई भी ब्लॉक या किसी भी एलिमेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो खाली सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन वाले जो ग्रुप है उसमें सेकंड अपने पास क्या आता है, दूसरा एलिमेंट, फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, राइट। अब देखो, पहली बात तो जो फॉस्फोरस है ये दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉप्स पता है तुम लोगों को? एलोट्रॉप्स वर्ड सुना है? क्या होता है? कोई बता सकता है एलोट्रॉप्स हम लोग किसको बोलते हैं? कोई नहीं? वो तो आइसोमर्स होते हैं ना। ठीक है। एलोट्रॉप्स मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल अपीयरेंस उनका क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा तुमको। फिजिकल अपीयरेंस और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। मतलब जैसे, हाँ, जैसे कार्बन के डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, ग्राफीन्स है, नैनो ट्यूब्स है, ठीक है। तो ये सब जो, मतलब ये सारे बने होंगे कार्बन से, बट जैसे हम लोग ने पढ़ा है ना कि डायमंड क्या होता है, सिल्वर क्रिस्टलाइन होता है, चमकता हुआ दिखेगा, जबकि तुम्हारा ग्रेफाइट क्या होता है, अमॉर्फस होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता है बट ग्रेफाइट करता है, ठीक है। तो बनते तो सिर्फ कार्बन से ही है बट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। फॉस्फोरस के देखो दो दो क्या, बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बट जब तुम लोग बुक वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें तुमको तीन ही एलोट्रॉप्स दिखाते हैं वो लोग। एक रेड, एक ब्लैक, एक या तो वाइट बोला रहेगा बुक में या तो येलो बोला रहेगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस के नॉर्मली एलोट्रॉपिक फॉर्म तो बहुत हैं बट इम्पॉर्टेंट खाली ये तीन है। व्हाइट वाले को हम लोग येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं, एक रेड फॉस्फोरस होता है, एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है। ब्लैक में भी आगे जाओगे तो अल्फा बीटा दो टाइप के बॉन्ड होंगे। बाकी इसकी ज़्यादा डिटेल अपन पी ब्लॉक वगैरह में पढ़ेंगे, यहाँ तो खाली नाम ध्यान में रखो। और एक ब्राउन कलर का भी होता है बट ये पढ़ाया नहीं जाता है, क्वेश्चन में नहीं रहता अपने, ठीक है। फॉस्फोरस काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये जो वाइट या येलो फॉस्फोरस है ना, ये बहुत तेजी से फ्लेम कैच करता है। मतलब एटमॉस्फेयर में इसको रख दोगे ना तो बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेता है। तो अपने बोन्स वगैरह में भी फॉस्फोरस, टीथ वगैरह में सुना होगा तुम लोग ने, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो डेली लाइफ में तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट यहाँ पे हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले ज़्यादा कुछ, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें क्या होता है। लिख लो इसको पहले। ऐसा नहीं, तुम नॉर्मली जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कोई ऐसे कंपाउंड जिनका एटॉमिक यूनिट सेम है, मतलब उनके एटम सेम रहेंगे बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तुम ये वाली बेटर डेफिनेशन है एलोट्रॉप्स की, द कंपाउंड विच हैज सेम एटॉमिक यूनिट बट हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बोल सकते हो तुम, या प्रॉपर्टी भी लिखना है तो लिख सकते हो। क्वेश्चन इस पे क्या पूछता है, इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बट नाइट्रोजन अर्थ पे कैसे एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में, राइट। और फॉस्फोरस अर्थ पे P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक वेयर एज फॉस्फोरस इज टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही
ग्रुप के एलिमेंट इतना डिफरेंट क्यों आ रहा है? तो इसमें डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि देखो ये तो किस में एग्जिस्ट करता है, सेकेंड पीरियड में, राइट है। और सेकेंड पीरियड में अगर होगा तो नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? पी पाई बॉन्डिंग होती है, राइट है। जबकि फास्फोरस कौन से पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? टू पी पाई होगी। यहाँ पे कौन होगा? थ्री पी पाई और थ्री पी पाई की बॉन्डिंग होगी। तो तुम लोग बता सकते हो टू पी पाई वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा या थ्री पी पाई वाला? टू पी पाई वाला ये ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ये कम स्ट्रांग होंगे। इसीलिए क्या होता है मालूम है, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इनके बीच की बॉन्डिंग वीक होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एटम को अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका अगर मैं मोलर मास देखूं N2 का, N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 28। जबकि P4 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एक फास्फोरस का कितना होता है मालूम है? 31 होता है। और चार हैं तुम्हारे पास तो कितना हो जाएगा? 124, राइट है। इतना मास होता है इनके पास, ठीक है। और यही रीजन है कि वेंडरवॉल फोर्स पता है तुम लोग को? वेंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलार मास के। जितना ज्यादा मोलार मास होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा? उनके बीच में वेंडरवॉल फोर्स होगा। इसी वजह से इसके चार एटम नजदीक में आते हैं और इसके दो ही एटम, क्योंकि इनके बीच में वेंडरवॉल फोर्स क्या होता है? वीक होता है। तो इसीलिए ये N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तुम ये भी बोल सकते हैं हेंस इट इज गैस। जबकि फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है मालूम है? एज अ सॉफ्ट सॉलिड। क्लियर है? तो ये रीजन है, कभी कभी पूछ लेता है कि फास्फोरस P4 के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो बोल इसका रीजन क्या दोगे? ड्यू टू देयर थ्री पी पाई वीक बॉन्डिंग, राइट। या पूछ लिया अगर तुमको कि ये सॉलिड के फॉर्म में और ये गैस में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसका रीजन क्या दोगे? कि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है और इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका वैंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा होता है। इसीलिए ये गैस में एग्जिस्ट करता है और ये सॉलिड में। समझा? लिखो मतलब इसको, ये क्लियर है? तो उसके पीछे यही सब लॉजिक है। इनकी बॉन्डिंग वीक होती है, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, फिर मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर आता है। तो वही सब रीज़न लिखा हुआ है यहाँ पे, एज इट इज लिख लो तुम लोग। देखो पहले समझ लो इसको, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला P4 के फॉर्म में। तो जो फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखता है। तुम लोग किसी एक फास्फोरस को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो क्या मुझे? देखो क्या आएगा? sp3 आएगा। अरे देख के भी नहीं बता रहा है। 3 सिग्मा है ना, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो 60 डिग्री होता है। तुम लोग को याद है sp3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है एक्चुअल में? 109 नहीं रे, हाँ 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होता है। बट यहाँ पे ये एक ऐसा केस है जहाँ पे फास्फोरस का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 60 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ये मॉलिक्यूल इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, जिसकी वजह से जितना कम बॉन्ड एंगल होता है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होता है? ये हो जाता है, तुम बोल सकते हो कि छोटा हो जाता है। और जब बॉन्ड एंगल कम होगा तो मतलब मॉलिक्यूल का साइज कम हो रहा है। साइज कम होने की वजह से ना ये ज्यादा रिएक्टिव होने लगता है। इसका बॉन्ड एंगल इसके बॉन्ड एंगल से रिपल्शन करने लगेगा, इसका इससे रिपल्शन करेगा। हम लोग ने पढ़ा था ना, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है। तो ये मॉलिक्यूल छोटा तो है, बट इसके पास क्या आ रहे हैं? लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से ना इसमें रिपल्शन काफी बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको जैसे ही एयर वगैरह मिलती है ना, ये फटाक से रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये
इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि कोई भी ऑप्शन इसको मिलता है तो फटाक से वो क्या करता है, उससे रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे देखो, ड्यू टू sp3 hybridization actual bond angle should be this, but in reality bond angle is 60 degree, so it is a highly strained molecule। strained मतलब होता है contracted, छोटा molecule, hence it is highly reactive and catches fire in the atmosphere। तो जैसे ही इसको एटमॉस्फेयर में रखोगे तो ये फटाक से रिएक्शन करता है और फ्लेम वगैरह जनरेट करता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ पी पी बॉन्ड, मतलब पी और पी में कितने सिंगल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 6 बॉन्ड। टोटल लोन पेयर कितने इसमें, एक यहाँ पे 2 3 4, 4 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन जैसा तुम लोग ने बताया sp3, समझा। नेक्स्ट अपने पास क्या था, रेड फॉस्फोरस। यही दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे हम लोग ऑक्साइड वगैरह की बात करेंगे तो खाली मैं थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम लोग को। अब देखो, ये जो रेड फॉस्फोरस है ना, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पॉलीमेरिक फॉर्म समझते हो, डाइमर ट्राइमर मैंने वर्ड बताया था, याद है। जब दो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो उसको अपन डाइमर बोलते हैं। तो पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारे P4 के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होने लगते हैं इसे, ठीक है। ये हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर था। अब क्या होता है कि ये 3 बॉन्ड तो एज इट इज है, ये जो बीच वाला बॉन्ड था ना इनका, वो ब्रेक होता है और आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाता है। तो आगे कंटिन्यू हो जाता है तो आगे दूसरा फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल इससे ऐसे कंबाइन हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू इसे, मतलब फिर ऐसे बॉन्डिंग चलती रहती है कंटिन्यूस फॉर्म में। इसी को अपन बोलते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनते जाएगा आगे आगे। तो रेड फॉस्फोरस ऐसे एग्जिस्ट करता है, जबकि वाइट वाला अभी हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था। इसीलिए रेड वाले कम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वाइट वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो जो इसका स्ट्रेन था, जो स्ट्रेस था इस मॉलिक्यूल पे, वो कम हो गया, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। टॉपिक डालो, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस वगैरह के बारे में और पढ़ना है तो तुमको पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, उसमें और ज़्यादा डिटेल में दिया गया हर एक फास्फोरस के बारे में। तो जब अपन ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल में अपने को ऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है। तो फास्फोरस दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, एक P4O6 और एक P4O10, ठीक है। तुम लोग बताओ इसमें कि फास्फोरस यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और यहाँ पे कौन से पे है। P4O6 में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और इसमें +5, राइट है। तो फास्फोरस दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है जनरली, ठीक है। ये दोनों ऑक्साइड इसके बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बट ऐसा फिक्स नहीं कि दो ही बनते हैं, और भी बनते हैं, बट बाकी ना डिसप्रपोर्शन वाले होते हैं। बाकी क्या होते हैं, डिसप्रपोर्शन वाले होते हैं। जैसे P4O7, P4O8, P4O9। डिसप्रपोर्शनेशन वाले क्यों होते हैं इसमें मालूम है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस है तो 4 फॉस्फोरस, बट चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी। जैसे तुम जब चेक करोगे ना तो इसमें P4O7 में 3 फॉस्फोरस तुमको +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेंगे और एक फॉस्फोरस इसमें तुमको +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिखेगा। अगेन इसको अगर हम लोग देखेंगे तो दो फॉस्फोरस इसमें +3 में होंगे और दो फॉस्फोरस इसमें +5 में होंगे। तो ये बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन वाले मॉलिक्यूल कम होते हैं, बट होंगे। इसमें एक फॉस्फोरस +3 में होगा और 3 फॉस्फोरस +5 में होंगे। तो ध्यान रखने वाली चीज है, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, ठीक है। लिख लो पहले इसको।
फॉस्फोरस के तुमको दो मैंने मेन ऑक्साइड क्या बताया, P4O6 और दूसरा क्या, P4O10। इनके स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं। अभी तक तो क्या था, फॉस्फोरस फॉस्फोरस आपस में जुड़े हुए थे, चार फॉस्फोरस है तो चार ऐसे फॉस्फोरस होंगे, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है अपने पास, टोटल 6। तो ये 6 ऑक्सीजन देखो अरेंज कैसे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर एक इनके बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड पांचवा, और एक ऐसे, ठीक है। दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो एक P4O6 तुम, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, P4 है अगेन, तो चार फॉस्फोरस ऐसे होंगे। कितने ऑक्सीजन है अपने पास टोटल, 10। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांचवा इनके बीच में, छठवा इनके बीच में, 6 हो गए। अब देखो, चार और बचे हैं, 7, 8, 9 और 10। तो ऐसे दिखता है तुम्हारा P4O10 और ऐसे दिखता है तुम्हारा P4O6, ठीक है। दिख रहा है क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉस्फोरस देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, ठीक है। बट फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर होंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस कितने बना रहा है, 5 बना रहा है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो तुमको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, फॉस्फोरस का sp3। अगर मैं लोन पेयर पूछूं तो टोटल लोन पेयर ऑक्सीजन वगैरह सब मिला के कितने लोन पेयर होंगे, एक ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 लोन पेयर तो किसके हो गए, खाली ऑक्सीजन के। और फॉस्फोरस पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। पीओपी, ऐसे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको, पीओपी बॉन्ड, 6। और अगर मैं बोलूं पीपी बॉन्ड कितने दिख रहे हैं तो क्या बोलोगे, 0, ठीक है। तो यही 4-5 चीजें इसकी भी निकाल के बताओ मेरे को तुम लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें लोन पेयर, इसमें पीओपी बॉन्ड और इसमें पीपी बॉन्ड, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इसका, sp3 होगा रे, sp3 होगा। और लोन पेयर, लोन पेयर 20 आएंगे, इस पे 20 आएगा। पीओपी बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 12 कहाँ पे, इसमें 10 ऑक्सीजन है ना, फॉस्फोरस पे तो लोन पेयर आएगा नहीं, बट ऑक्सीजन 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कितने, दो दो लोन पेयर होंगे तो कितने हो गए, 20 हो गए ना। फॉस्फोरस का तो हट गया लोन पेयर। डबल बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आते हैं भाई। इस यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे था, ये देख, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, फिर भी इस पे लोन पेयर 2 होते ही है, ठीक है। पीपी बॉन्ड 0, पीओपी बॉन्ड कितने, 6।
ऑक्साइड के, तो मैंने क्या बोला था, रिएक्शंस देखो इसके। जैसे अगर मैं बोलूं कि P4O6 है अपने पास, तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +3। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, जब इसको मैं वाटर में मिक्स करूंगा तो क्या बनाएगा, एसिड या बेस। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या बनाता है, एसिड बनाता है, एसिड बनाता रहे, ठीक है। तो मैंने ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में एसिड बनाता है, मेटल होता तो बेस बनाता था, ठीक है। तो इसी का यही ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड बनाएगा ये, ठीक है। और यही ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड फास्फोरस का होता है तुम्हारा H3PO3, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एसिड, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन निकालोगे तो +3 तुमको मिलेगा। इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो तुम लोग, और इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे दिखेगा तुमको, ठीक है। H3PO3 तुमको ऐसे दिखता है, इसको तुम बैलेंस करोगे तो नॉर्मली देखो यहाँ पे अगर 6H2O डाल दो और यहाँ पे हम लोग 4 डाल दें तो पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फास्फोरस एसिड बना है, ये जो एसिड होता है ना, ये सिर्फ कितने H रिलीज कर सकता है मालूम है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है ना H+ रिलीज करने की, तो ये सिर्फ 2 ही H+ रिलीज कर सकता है। जो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट ऐड है ना, वो कभी भी रिलीज नहीं होगा, जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं वही रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने H+ रिलीज कर सकता है, 2। तो कोई भी एसिड जितने H+ रिलीज कर सकता है सोल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, 2 H+ रिलीज कर सकता है तो इसको बोलोगे डाई बेसिक एसिड। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि HCl कैसा एसिड है, ठीक, तो कितने H+ रिलीज कर सकता है, खाली एक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड, राइट है, ये वर्ड ध्यान में रखना। अब तुम लोग सोचो ये कितने H+ रिप्लेस करवा सकता है अपने, 2। तो अगर इसका रिएक्शन मैं बेस से कर दूं, P4O6 का रिएक्शन अगर मैं बेस से कर दूं तो यहां से कितने H+ निकल सकते हैं, 2 H+, और 2 H+ की जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, ठीक है, जैसा लास्ट रिएक्शन में हो रहा था उसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। तो एक तो एज इट इज रहेगा, बाकी कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, Na2, ठीक है। बाकी रिएक्शन एज इट इज रहेगी, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन यहाँ से तो वाटर फॉर्म कर देगा इसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था नाइट्रोजन के साथ तुम लोग को, लास्ट वाले लेक्चर में। नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करोगे तो वो एसिड बनाता था, उस एसिड को बेस से ट्रीट करेंगे तो जितने H+ थे उसमें उसको क्या कर रहा था, मेटल रिप्लेस कर दे रहा था, सॉल्ट बना दे रहा था इसे। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। दूसरा ऑक्साइड अपने पास क्या था देखो, P4O10, राइट है। इसको जब तुम लोग वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अब देखो यहाँ पे P4 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +5 था, तो सेम एसिड बनाएगा ये। और फास्फोरस का +5 वाला जो एसिड होता है ना, वो ऐसे दिखता है तुमको, H3PO4। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन निकालोगे तो +5 आएगा, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करना चाहते हो तो जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो H3PO4 है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखेगा, कितने कितने इस पे ऑक्सीजन है, 4, ठीक है।
तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से रहेगा और 3 ऑक्सीजन ऐसे, ठीक, और 3 हाइड्रोजन है इस पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो ये कौन सा बेसिक एसिड है? जैसे तुम लोग को मैंने मोनो बेसिक, डाई बेसिक बताया था, तो ये कौन से टाइप का एसिड है, क्या बोलोगे? डाई, ट्राई बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे अब तीनों तीनों हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। तो ये जो है ये कैसा एसिड है? ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं वाटर इसके साथ ट्रीट करूँ तो, मेटल के साथ, मान लो NaOH के साथ, क्या लगता है? बेस के साथ जब ट्रीट करूंगा P4O10 को, या फिर इसी को पकड़ के चलो तुम लोग, तो इसके तीनों H+ रिप्लेस हो सकते हैं क्या? तीनों हो सकते हैं। तो नया कंपाउंड मेरे पास क्या बनेगा? Na3PO4, राइट है। और ये तो सॉल्ट बनेगा, प्लस इसके साथ क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। कैसे बैलेंस करोगे? 4 यहाँ पे था, इसको भी क्या कर दो, 4 कर दें इसे, 4 3 12 हो जाएगा ना, तो इसको 12 करना पड़ेगा तुमको, 12 NaOH, वाटर 12 हो गए। वाटर कितना रिलीज होगा यहाँ से? 12 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन, 12H2O रिलीज होगा यहाँ से। हाइड्रोजन वाले केस में मैंने तुमको बताया था, अगर मान लो P4O7 को मैं वाटर से ट्रीट करूं, ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोरस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बताया था, याद है? 3 किस में थे? +3 में थे, और एक किस में था? +1 में, राइट? नहीं, एक फास्फोरस किस में? +5 में था, करेक्ट। तो फास्फोरस का ऐसा कोई एसिड ही नहीं है जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिस्ट करे। तब ये क्या करेगा? तुमको 2 अलग अलग प्रोडक्ट बना के देगा। कौन सा? एक ऐसा एसिड देगा जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और दूसरा +5 वाला। तो +3 वाला एसिड कौन सा है इसका? अभी तो देखो ना, H3PO3, और +5 वाला कौन सा है? H3PO4। तो तुमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन के हिसाब से ऐसे। 3 फास्फोरस +3 में थे, तो +3 वाले तुमको कितने मिलेंगे? 3 मिलेगा। और एक ही फास्फोरस +5 में था, तो H3PO4 कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा, राइट। दूसरा, जैसे P4O10, अगर इसको वाटर में डालें तो इसमें मैंने अभी तुम लोग को बताया था कितने +3 में होते हैं और कितने +5 में होते हैं फास्फोरस। 2 +3 में होते हैं, राइट है ना, और 2 +5। क्या लगता है फिर इसका क्या रिजल्ट मिलेगा तुम लोग को? कौन कौन से एसिड मिलेंगे और कितने अमाउंट में मिलेंगे? और अगर P4O9 को मैं 6 वाटर के साथ ट्रीट कर दूं, तब मेरे को कौन कौन से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे? दो इसके मिलेंगे और 2 इसके मिलेंगे, राइट। इस वाले केस में कितने +3 पे थे और कितने +5 पे थे? समझ रहा है अभी सबको ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये पीछे देख, मैंने P4O9 में फास्फोरस, कितने फास्फोरस, एक फास्फोरस +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, और 3 किसके शो कर रहे थे? +5 के, ठीक है। तो ये 2 एसिड बनाएगा ना डिस्प्रपोर्शनेशन में। एक किसका बनाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और 3 किसके बनाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। तो फास्फोरस के 2 ही तो एसिड हैं, एक +3 वाला, एक
+5 वाला। तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि इस फॉस्फोरस में कितने +3 में और कितने +5 में, उन्हीं का दो एसिड बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन में भी हुआ था ना ये तो। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, हम लोग ने दो टाइप के एसिड देखे इसके। मैंने तुम लोग को ये भी बताया, याद है तुम लोग को? हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, कौन बता रहा है? और ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? हाँ, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो इन तीन चीजों को मिला के बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ठीक है, जैसे अभी तुम लोग ने दो देखा ना, H3PO4, फिर H3PO3, राइट? इसमें देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है। बट हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? इसमें हाइड्रोजन प्लस क्या होगा? नॉन मेटल होगा, राइट? जैसे तुम्हारा HCl है, HBr है, H2S है, वाटर है, ठीक है, HI वगैरह है। H2SO4 कैसा एसिड है? ऑक्सी एसिड है या हाइड्रा एसिड है? ऑक्सी एसिड होगा। क्यों? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है, तो ऑक्सी एसिड होगा। मैंने तुम लोग को ये भी बताया था, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट जब +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे तो इनके एसिड में अपन क्या लगाते हैं? अस। ग्रुप 17 वाले भी अगर +3 +5 दोनों में से कोई भी शो कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं अपन? एक। बट ग्रुप 16 का मैंने अलग से बताया था ना तुम लोग को, ग्रुप 16 में +4 और +6 ऑक्सीडेशन होगा। +4 पे होगा तो अस और +6 पे होगा तो एक, बताया था ये दोनों का तो फिक्स है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो तुम लोग सोचो कि जो मैं ये लिख रहा था सबसे पहले, H3PO3, इसका नाम क्या होना चाहिए? फॉस्फोरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है यहाँ पे? ठीक है, +3 पे है, राइट? +3 पे है तो इसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा? अस एसिड, राइट है? और किसका एसिड है? फॉस्फोरस का, तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने कैसे बोला? एक फॉस्फोरस होगा, दो ऑक्सीजन होंगे ऐसे, और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है यहाँ पे? क्या है? sp3। और sp3 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, राइट ना? और कौन से टाइप का एसिड है? डाई बेसिक, मोनो बेसिक या ट्राई बेसिक? क्या बोलोगे? डाई बेसिक, राइट? डाई बेसिक है भाई, दो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है ये नहीं रिलीज करेगा। तो दूसरा जो केस था अपने पास, H3PO4, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे? प्लस में। इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग को बताया कि कैसे दिखेगा अपने को, ये ऐसे दिखता है, राइट है? तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? इसका है sp3। अगेन ये भी टेट्राहेड्रल होगा, बट ये कौन से टाइप का एसिड है? तीन रिलीज कर सकता है ना, ये भी और ये भी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर है सबको? H3PO2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब देखो तुम लोग बताओ, ये मोनो बेसिक एसिड है, डाई बेसिक है, या क्या है?
और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमको पता है टेट्राहेड्रल होगा, राइट है, और एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, इसके वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा? मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, हाइपो का एक रूल भी होता है, ऐसे साइड में करके लिख लेना, रूल्स फॉर हाइपो। ठीक है, ये एसिड कब बनते हैं जानते हो? जब भी अस वाले एसिड में से हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो उससे जो एसिड बनेगा उसको हम लोग हाइपो एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाइपो एसिड मतलब ये तुम्हारा क्या था? H3PO3। क्या पढ़ रहे थे तुम लोग इसको? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरिक नहीं था रे, फॉस्फोरस था। फॉस्फोरस एसिड में से देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, एक ऑक्सीजन निकालने पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, एक ऑक्सीजन निकाला है ना खाली। यहाँ पे क्या था? H3PO3 था, और फिर मैंने क्या लिख दिया इसको? H3PO2। एक ऑक्सीजन जैसे ही निकलता है तो जो नई चीज बनेगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाइपो करके नाम लिखते हैं इसका। समझा ये कॉन्सेप्ट सबको? किसी भी अस एसिड में से जब एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो जो नया एसिड बनेगा उसके नाम में अस रहेगा, बट उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा अपने को? हाइपो। ठीक है, मैंने क्या बोला? किसी भी अस एसिड से जब हम लोग एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपो में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो अगर यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड था, ठीक है, तो इसका अगर इसमें से मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया तो इसका नाम में कोई चेंज नहीं होगा, खाली इसके स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? हाइपो। ठीक, जैसे अगर मैं तुमको बोलता कि यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन कम करके कोई नई चीज लिख दी, तो उसका नाम तुम लोग क्या लिखोगे? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। समझा क्या ये सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको क्या बोला कि जब भी हम लोग किसी अस एसिड में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो उसका नाम के सामने क्या लगाना पड़ता है हमको? हाइपो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम लोग वैसे ही थोड़े से उड़ेले हो और उड़ जाओगे। ठीक है, मेरे पास जब भी कोई इक एसिड होगा, अगर मैं इसमें से वाटर को रिमूव कर दूं, ठीक है, किसी भी इक एसिड में से अगर मैं वाटर को रिमूव कर दूं तो उसके नाम के सामने मेरे को मेटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक, और उसमें से मैंने वाटर को रिमूव कर दिया, तो जो नया एसिड बनेगा उसका नाम तुम लोग क्या लिखोगे? मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज, जैसे मान लो H2SO4 था तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो क्या बनेगा मेरे पास? SO4 और SO3 बन जाएगा ना, राइट? ठीक है, इसको रहने दो, इसमें तो H बच ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दो। अगर सपोज करो जैसे मैं तुमको बोलूं कि H3PO4 था, ठीक है, कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें से अगर मैंने वाटर निकाल दिया तो तुमको नई चीज क्या मिलने वाली बताओ? नहीं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बचेगा? दो हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा? HPO3।
तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, राइट है। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं HbO3, इसमें से वाटर निकाल दो तो इसको हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं, अगर तुम लोग को याद होगा तो। क्या बचेगा, HbO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा बोरिक एसिड। ठीक है, जैसे H3ASO4, इसमें से वाटर निकाल दो तो इसको आर्सेनिक एसिड बोलते हैं। वाटर निकाल दो तो क्या बचेगा, HASO3, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मेटा आर्सेनिक एसिड। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, किसी भी चीज में से, ध्यान देना चाहिए तो मैं बाद में लिखवा दूंगा, बट ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी एसिड में से अगर वाटर निकालने के बाद, किसी भी एसिड में से अगर वाटर निकालने के बाद स्टिल वो कोई एसिड बनाता है, ठीक है, कोई ऑलरेडी एसिड था उसमें से मैंने वाटर निकाल दिया, फिर से कोई एसिड ही बन रहा है प्रोडक्ट में, तो इसके नाम के साथ हम लोग ना ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं। ऐसा तुमको बहुत जगह दिखेगा। तो जो अभी तक हम लोग फॉस्फोरिक एसिड लिख रहे थे ना, उसका एक्चुअल नाम क्या होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। किसी भी एसिड में से वाटर निकालने के बाद नई चीज फिर से अगर एसिड ही बने तो उसका जो पहला वाला रिएक्टेंट है उसके नाम के साथ मैं ऑर्थो वर्ड यूज कर सकता हूं। क्लियर है। अब रूल्स क्या है, व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अस एसिड, ठीक है, अस वाले किसी भी एसिड से अगर तुम ऑक्सीजन निकालते हो तो जो नया एसिड बनेगा उसके नाम, उसका नाम किससे बिगिन करना पड़ेगा, अपने को किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, हाइपो से। ठीक है, when the water is removed from the इक एसिड, इक एसिड में से अगर वाटर निकालने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है उसके नाम के आगे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, नाम तो एग्जैक्टली सेम रहेगा बट उसके नाम के आगे हमको मेटा वर्ड यूज करना पड़ेगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O इफ द न्यू कंपाउंड इज स्टिल एसिड, ठीक है, किसी एसिड में से वाटर निकालने के बाद अगर वो फिर से एसिड ही बना रहा है तो जिसमें से तुमने वाटर निकाला है उस एसिड के नाम के आगे हम हाइपो वर्ड ऐड कर सकते हैं। तो कहीं पे भी हाइपो करके कोई एसिड का नाम दिया होगा ना, तो तुमको इससे ये समझना है कि अगर इसमें से मैं वाटर निकाल दूंगा तो फिर भी ऑर्थो आएगा ना, ऑर्थो। कहीं पे ऑर्थो करके कोई एसिड दिया है तो तुमको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर इसमें से एक वाटर निकल भी जाएगा तो फिर भी ये एसिड ही बनाएगा। ठीक है, हाइपो करके कहीं वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब पहले कोई एसिड था जिसमें से ऑक्सीजन निकलने के बाद ये वाला एसिड बना है। क्लियर है। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या लिखा तुम लोग ने, H3PO3, राइट। ठीक है, तो H3PO3 में से अगर मैं H प्लस निकाल दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, PO3, और इस पे प्लस है तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये जो आयन बनता है ना, कैटायन एनायन जो बना है, इसको हम लोग बोलेंगे मेटा फॉस्फेट आयन। ठीक है, एक एसिड में से अगर H प्लस निकला तो उसके नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे। ठीक है, अस एसिड में से अगर H प्लस निकला तो उसके नाम के आगे 8 लगाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल देता हूं तुम लोग को। जैसे
जैसे ये था ना अपना, ये पहला मान लो, ये दूसरा ले ले। H3PO4 क्या था अपने पास? H3PO4 फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड था। अगर इसका तीनों H प्लस निकाल दूं तो क्या बनेगा? 3H प्लस प्लस PO4 पे 3 माइनस, तो इक में से अगर H प्लस निकला तो क्या हो जाएगा? 8। मतलब ये क्या बनेगा? फॉस्फेट आयन, राइट है। लिख लो इसको फटाफट। एक और एग्जांपल है, देखो इसका नाम याद है तुम लोग को? HNO2 का क्या लिखते हो इसको? नाइट्रस है रे, नाइट्रस एसिड। इसमें से अगर H प्लस निकाल दूं तो क्या बनेगा? NO2 माइनस। तो अस एसिड में से अगर H प्लस निकालूंगा तो क्या बनेगा? आइट। मतलब ये कौन सा आयन है मालूम है? नाइट्राइट। तुम लोग ने बुक वगैरह में ये सब वर्ड देखे होंगे, नाइट्राइट।